आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार शनिवार सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर इलाके में तेज गरज के साथ बारिश पड़नी शुरू हो गई। दिल्ली समेत अन्य इलाकों में बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई थी। राजधानी दिल्ली के इलाके में तापमान काफी कम था, लेकिन बारिश पड़ने के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि बारिश के बाद इलाके में वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आईएमडी के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय में बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाके में तापमान में गिरावट आएगी और साथ ही इसी के चलते अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अचानक से तेज बारिश हुई है। इसी के साथ में उत्तरी भारत के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें बारिश हुई है। देर रात को बारिश हुई जिससे मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है और साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली के इलाके में तापमान काफी कम रहा है, लेकिन बारिश पड़ने के बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आ रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में देर रात को तेज बारिश हुई है और साथ ही सुबह भी मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहा और इसी के साथ में कई इलाकों में बारिश की वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और इसी के साथ में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है जिससे वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ है। अचानक से हुई बारिश ने कई इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली में काफी ज्यादा मौसम बदलाव आया है, वहां का ठंड भी बढ़ रही है, कैसा क्या कुछ अभी वहां से क्या अपडेट है? दिल्ली का मौसम सुहाना हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से एकदम अचानक 7 बजे करीब बारिश हुई है और बारिश होने के बाद पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं एक ठंड का एहसास होने लगा है। मगर बात करें जिस तरीके से आईक्यू लेवल की यानी पॉल्यूशन के स्तर को, वो भी कहीं ना कहीं घट गया है। अब कहीं ना कहीं जो राहत मिलनी थी पॉल्यूशन से, वो भी राहत मिल चुकी है। मगर दिल्ली के अंदर अभी भी रविवार को और शनिवार को यानी कि 2 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन लगातार बारिश हो सकती है। मगर अभी भी दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक के थोड़ी बहुत बारिश हो रही है और यहाँ तक कि ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि और राज्यों के अंदर भी बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं तेज बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग की तरफ ये भी कहा गया है कि मौसम जरूर करवट लेगा, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा तो कहीं ना कहीं मौसम के अंदर करवट ली जाएगी और ठंड का एहसास होगा लोगों को। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं दिन के टाइम पर गर्मी का एहसास हो रहा था, तो अब ठंड का एहसास होगा और कहीं ना कहीं ठंड का जो कहर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा ठंड बढ़ती नजर आएगी। जी, पहले भी एक बार बारिश हुई थी, उससे पहले वहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा था। दिल्ली में प्रदूषण से बहुत परेशानी हो रही थी। बारिश के बाद से प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन धीरे धीरे एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा और अब बारिश हुई है, उससे भी कैसा कुछ वहां का नजारा है? या फिर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण में कितना कुछ बदलाव वहां पर नजर आया है? देखिए बिल्कुल
बिल्कुल बता दें जिस तरीके से लगातार जो मौसम के अंदर बदलाव हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बारिश के बाद अब क्या कहते हैं पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ा हुआ था दिल्ली के अंदर वो भी अब घट गया है। कहीं ना कहीं पहले भी सरकार की तरफ से आशंका जताई जा रही थी अगर बारिश होती है तो मौसम विभाग कहीं ना कहीं मौसम विभाग के फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ है वो भी घटेगा। मगर जैसे ही बारिश हुई है बारिश के साथ साथ पॉल्यूशन का स्तर काफी हद तक नीचे घट गया है और कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है अगर शनिवार को और बारिश होती है और रविवार को भी बारिश होती है तो कम से पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर बिल्कुल सामान्य हो सकता है। जी राजीव, किसान भी अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बारिश हुई है, ऐसे में किसानों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है बारिश की वजह से? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बारिश की बात करें तो बारिश के अंदर किसानों जरूर सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के बॉर्डर के तमाम रास्ते हैं उनको बंद किया हुआ है। मगर जब खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो बारिश जब आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होती है। उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं किसानों ने बेशक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तंबू के तौर पर बना रखा था, तिरपाल लगा रखी थी, पन्नियां लगा रखी थी जिससे बारिश से बच सके और रात को सोने के लिए व्यवस्था कर सके। मगर अब जब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतें आएंगी क्योंकि लगातार किसान काफी बड़ी संख्या के अंदर बॉर्डरों पर दिल्ली के बॉर्डरों पर रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं बारिश से छुपने के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं और जगह को सहारा भी लेना पड़ा क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर कितने लोग वहां आ सकते हैं आप खुद अंदाजा ला सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं किसानों को जरूर दिक्कतें हुई हैं और उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं किसानों को भी सोचना होगा कि प्रदर्शन किस तरीके से चलता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी दिक्कतें होंगी और किसानों को भी दिक्कतें होंगी। जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो पूरी तरीके से किसानों के हितैषी हैं और उनके एक सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या बारिश के मौसम में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई किसानों के लिए व्यवस्था की गई? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें मौसम बारिश के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी किसानों के लिए। मगर हाँ ऐसी जरूर बताया गया था कुछ खाने का इंतजाम भी किया गया था, जल बोर्ड के टैंकर भी लगाए हुए थे, यहाँ तक कि शौचालय भी लगाए हुए थे। वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जरूर इंतजाम किया किसानों का। और किसानों के साथ साथ आप बारिश की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम नहीं है जिससे किसान बारिश से भी बच सके। जी किसानों को परेशानी हो रही है और वहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं राजीव, किसानों को लेकर, बारिश को लेकर? देखिए बिल्कुल बताइए स्थानीय लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं दिल्ली की जनता को भी और यहाँ तक कि जो बॉर्डरों के सटे हुए इलाकों के अंदर जो लोग वहाँ रह रहे हैं खासकर उन लोगों की खासकर दिक्कतें हैं क्योंकि अगर वो इधर से उधर जाना हो या फिर कहीं और जाना हो या फिर बॉर्डर से फरीदाबाद दिल्ली से बॉर्डर से फरीदाबाद पार करना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है और खासतौर पर जनता को लगभग 15-16 दिनों से परेशान जरूर होती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं एक सरकार से उम्मीद लगाई जा रही थी सरकार किसी तरीके से किसानों की मांगों को माने, अगर जायज है तो जायज नहीं है और ना जायज है तो उनको हटाने की कोशिश करें। मगर कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है वो भी खराब हो रही है क्योंकि काम धंधे की वजह से बॉर्डरों से इधर जा नहीं सकते लोग बाग, ना उधर से इधर आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बाधित पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर सरकार को कोई ना कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जब तक किसानों के बारे में नहीं सोचेगी तो शायद इसी तरीके से किसान भी अड़े हुए और किसान अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। मगर कहीं ना कहीं मौसम में जब करवट ले रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी दिक्कत होगी और सरकार को भी क्योंकि जनता इसमें पीछ रही है। जी राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की बात करते हैं। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जो काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब उस धर्म परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ में पहले विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें कि अध्यादेश को नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। बता दें कि कोर्ट ने भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था और जो काफी सुर्खियों में भी रहा था, लेकिन अब उस धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी से संवाददाता पुनीत मोहन इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, एक बार फिर से जो लव जिहाद का कानून है वो सुर्खियों में आ गया है क्योंकि इसके खिलाफ एक अध्यादेश जो लाया गया था उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। देखिए पूजा, उत्तर
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर अपनी मुहर तो लगा दी है, लेकिन इस कड़ी में योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे असंवैधानिक बताया गया है और नैतिक रूप से इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। याचिका सौरभ कुमार की ओर से दाखिल करी गई है और याचिका में साफ तौर पे कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। सीएम का ऐसा मानना है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों से शादी करना एक षड्यंत्र का हिस्सा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। जिस तरीके का यह अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए सौरभ कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल करी है और साथ ही याचिका में आरोप भी लगाया है कि ये सलामत अंसारी केस के विपरीत है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए और इस जो अध्यादेश आया है इसे रद्द करना चाहिए। जी पुनीत, इससे पहले भी जब ये अध्यादेश की बात की जा रही थी और इसके बाद में भी जब ये अध्यादेश लागू हो गया तो कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए थे, असंवैधानिक बताया था। तो क्या एक बार फिर से ये मुद्दा गरमा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से याचिका दाखिल करी गई है उसमें इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया है और कहीं ना कहीं जो अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 है कानून के हिसाब से उसका भी ये उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें 50,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तमाम ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं और कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप देने की मांग करी गई है कोर्ट से कि सरकार जो ये अध्यादेश ला रही है ये एक पूरी तरीके से राजनैतिक है, इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जो अनुच्छेद की धारा 21 है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कई कानूनी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अध्यादेश नहीं बनाया गया है। ऐसी याचिका डाली गई है और सौरभ कुमार ने याचिका डाली है। देखना होगा कि हाईकोर्ट इसमें फैसला कितना जल्दी में लेता है या फिर क्या इस पर पुनः विचार होता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो शुरू से ही हंगामा कर रहा था जब ये अध्यादेश लाया गया था, अब जब याचिका डाली गई है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता एक बार फिर से मुखर होते हुए नजर आएंगे। योगी सरकार तो साफ यही कह रही है कि सच में जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं यूपी में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसीलिए लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ ना हो या फिर कोई उनका उपयोग ना करे गलत नाम का उपयोग करके, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं जो कि काफी ज्यादा आवश्यक हैं। देखिए, सरकार का अपना मानना है कि लव जिहाद के कई मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए थे जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। लेकिन लव जिहाद कोई कानूनी शब्द नहीं है, इसलिए इस अध्यादेश में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। लेकिन कहीं लव जिहाद को ध्यान में रखते ही हुए ये कानून बनाया गया है, क्योंकि इसमें 15,000 से लेकर के 50,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है और शादी के नाम पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथ ही चाहे लड़की के ब्लड रिलेशन में कोई भी एप्लीकेशन थाने में दे दे, थाने को इस मामले की सुनवाई करनी होगी, एफआईआर दर्ज करनी होगी और त्वरित कार्यवाही करते हुए जो भी लोग, क्योंकि इसे षड्यंत्र मान रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो जो भी लोग इस शादी में शामिल थे या जिन लोगों की रजामंदी में या मंजूरी में या उनकी जानकारी में शादी हुई है वो सब दोषी माने जाएंगे। जी पुनीत, बात यह भी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने यही बात कही है कि ऐसे तो कई सारे बीजेपी के भी नेता हैं जिन्होंने अपने दूसरे धर्म में शादी की है, लेकिन जिस तरीके से जो कानून लाए गए हैं वो कितना कुछ सही है? देखिए, इस पर सीधे तौर पर बीजेपी का जवाब ये है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है तो 1 महीने पहले, लगभग डीएम क्या 1 महीने पहले उसे एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद डीएम फैसला लेंगे कि उनको कैसे शादी करनी है, कब करनी है। लेकिन इसी बात को लेकर के ऑब्जेक्शन है और याचिका में ये बात भी कही गई है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है एक व्यक्ति के भारत में रहने के चलते एक मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में कहीं भी शादी कर सकता है। अब ऐसे में डीएम से परमिशन लेना कहीं ना कहीं इसे विपक्ष और जिसने याचिका दायर करी है वो इसे अवैध करार मान रहे हैं और जो कानून की धाराएं बनी है, जो अधिकार बने हैं, अध्यादेश जीवन के जो अधिकार हैं आम आदमी के, उसमें उसका भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इसे अवैध घोषित करने की हाईकोर्ट से मांग करी गई है। जी कई सारे मामले ऐसे आए थे इस कानून बनने के बाद में जो कि महिलाओं को साफ तौर पर लव जिहाद से छुड़ाने के काम किया गया था और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने योगी सरकार का धन्यवाद भी किया था। तो क्या एक बार फिर से इस कानून को रद्द किया जा सकता है या फिर सरकार इस पर विचार करेगी? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से याचिका डाली गई है और याचिका में यह बात साफ कही गई है कि ये अध्यादेश जो है वो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए हाईकोर्ट इसमें दखल दे। और योगी सरकार ने जिस मानसिकता के तहत इसको बनाया है इसमें कई कमियां हैं और इस कानून में के बनने के बाद उत्पीड़न होने के भी पूरे चांसेस हैं और इस कानून के तहत उत्पीड़न ना हो इस पर रोक लगाने की भी मांग सौरभ कुमार की ओर से करी गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था
कि लव जिहाद के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ये कानून, जैसा कि आपने बताया कि कई महिलाओं ने धन्यवाद दिया, लेकिन कई विपक्षी दलों ने ऑब्जेक्शन किया था। तो अगर बात हम लव जिहाद के मामलों की करें तो यूपी में पिछले 1 साल में ही बहुत से ऐसे मामले सामने आए जिसमें हत्या तक हुई थी महिलाओं की, और बाद में वो मामला लव जिहाद का निकलता था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ शुरू करो X+ मर्दाना कोर्स। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन और भी तेज हो गया है और आज से किसानों ने आह्वान किया है कि आंदोलन को दिल्ली में तेज किया जाए। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी टोल नाकों को भी फ्री किया करने की बात कही है। इसके अलावा किसानों ने हाईवे बंद करने का ऐलान किया है। आगे की रणनीति के तहत किसानों ने 14 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी और सरकारी कार्यालयों को घेरने का भी प्लान बनाया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, जिस तरीके से किसानों ने प्लान बनाया है दिल्ली के सभी नाकों को सील करने का, क्या कुछ तैयारी चल रही है किसानों के भी आगे आंदोलन को लेकर? देखिए बिल्कुल इस तरीके से किसानों को और सरकार के बीच में जो टकराव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है निरंतर कि बातचीत के मसले से ही इसको सुलझाया जा सके, मगर अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार से बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 6 बैठकें हुई हैं, 6 बैठकों के अंदर 6 की 6 बैठकें विफल रही हैं और कहीं ना कहीं किसान अभी भी सरकार से यही कह रहे हैं कि आप कानून वापस कीजिए, क्योंकि इस कानून से सिर्फ पूंजीपति लोगों को, जो फैक्ट्री लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं सिर्फ उनको ही बेनिफिट दिख रहा है इसके अंदर और ना ही किसानों को। किसानों की बात करें तो किसान अभी भी सरकार के सामने खड़े हुए हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस कानून को वापस ले, नहीं तो वो आंदोलन करने के लिए और ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 16 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है और पूरे देश के किसान एकजुट होते जा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के रास्तों को बंद करने की, यानी कि टोल को बंद फ्री करने की या फिर तमाम जो नाके हैं उनको बंद करने की, तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज के लिए तो पहले भी कहा गया था किसानों की तरफ से कि 12 दिसंबर को हम जो दिल्ली के जो रास्ते हैं उनको बंद करेंगे, यानी कि जयपुर से दिल्ली का रास्ता है या आगरा का रास्ता है दिल्ली का, तो वो कहीं ना कहीं बंद किए जाएंगे और टोलों को जितने भी टोल है उनको फ्री किया जाएगा। अगर एक दिन के टोल फ्री भी किया जाता है किसानों के द्वारा तो कहीं ना कहीं सरकार को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टोल के द्वारा सरकार को काफी बड़ा
टैक्स मिलता है और कहीं ना कहीं और पैसा भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी सरकार के सामने। मगर सरकार लगातार रोज अपील कर रही है किसानों से कि वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो तो कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना बेनिफिट देख रही है। मगर किसानों की तरफ से अभी भी उसी बात पड़े हुए किसान के, जब तक का कानून वापस नहीं होगा हम इसी तरीके से और ज्यादा उग्रता प्रदर्शन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ, और सरकार को झुकना पड़ेगा। जी राजीव, जो शुरुआत में किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर गए थे तब साफ कहा दिया था कि अगर जिस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं तो उसी तरीके से हम दिल्ली सरकार को भी परेशान करके रहेंगे, दिल्ली की जनता को भी परेशान कर देंगे, उन्होंने यही चेतावनी दी थी। अब जिस तरीके से उनका आगे का प्लान है उससे तो यही साफ होता है, क्योंकि अगर पूरे ही बॉर्डर है वो सील हो गए तो जनता को काफी ज्यादा परेशानी होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम दिल्ली को ब्लॉक करेंगे, यानी कि दिल्ली के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करेंगे, और जनता को जब परेशानी होगी तो सरकार से एक उम्मीद करेगी जनता, और जनता कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगाएगी कि जो किसानों की मांग है उनको मान लिया जाए और उनको उनका जो प्रदर्शन है वो खत्म किया जाए। मगर किसान अभी भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक दिल्ली के तमाम रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं 16 दिन से लगभग यही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के तमाम रास्ते जो है यानी कि हाईवे जो है वो बंद कर दिए गए हैं और किसान उन पर बैठे हैं प्रदर्शन के लिए, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को परेशानी हो भी रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सब्जी वगैरह जो दूध वगैरह ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ पड़ा है, यहाँ तक कि कुछ मेट्रो सेवाओं को भी बंद किया हुआ है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता परेशान होती जा रही है। और दिल्ली की जनता अब सरकार से एक उम्मीद कर रही है कि जो सरकार उनकी किसानों की जो मांग है उनको माने और किसी तरीके से ये रास्ते खोले जाएं ताकि वो अपनी जो दिनचर्या है उसको कर सके। जी। और राजीव, इसी के साथ में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं किसान नेता रामपाल जाट जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद पूजा जी। जिस तरीके से अब आपका आंदोलन, जिस तरीके से आपने कहा है कि आगे और भी बढ़ाएंगे क्योंकि सरकार सोती हुई काम कर रही है, सरकार सुन नहीं रही है, तो आगे की आपका प्लान क्या है आंदोलन को लेकर? पूजा जी सर, आप सुन पा रहे हैं? अभी देश का सामान्य किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। कोई सड़क पर है, कोई गांव में है, कोई घर पे है, लेकिन सब लोग आंदोलित है। तो आंदोलन का प्रदर्शन तो सड़क पर करने वाले कुछ ही लोग हैं, करोड़ों लोग तो अभी प्रदर्शन में है ही नहीं, लाखों लोग अभी तो प्रदर्शन में। लेकिन विषय ये नहीं, विषय यह है कि जब किसान आंदोलित हो उस समय सरकार को अपने जितने भी उनके पास तंत्र है उसके माध्यम से जानकारी लेकर है और ये देखना चाहिए कि भाई इनकी भावनाएं ये है किसानों की, तो किसानों की भावना के अनुसार सरकार काम करे, यह है लोकतंत्र। अभी सरकार लोग की भावना नहीं देकर राजतंत्र की भांति काम कर रही है कि हमने कह दिया हम वापस नहीं लेंगे। अरे भाई तुमने कह दिया तो कोई वेद वाक्य हो गया क्या? तो तुमने कह दिया, यदि कोई बात है तो हमेशा आगे पीछे होते होते हमने 2014 में वापस क्यों लिया था फिर भूमि अधिग्रहण? रामपाल जाट जी, एक बात और है, कांग्रेस ने कल ही ये बयान दिया है कि जो बीजेपी है वो किसानों में फूट डालने का काम कर रही है। क्या सच में बीजेपी किसानों में फूट डालने का काम कर रही है? ऐसा अभी बीजेपी राज में है। जब कांग्रेस राज में होती थी तो कांग्रेस भी ही काम करती थी, अब बीजेपी राज में बीजेपी ही काम करती है। तो जो भी राज में रहेगा वो चाहेगा आंदोलन कमजोर हो, आंदोलन में फूट पड़े, लोग आपस में लड़े, हमको कुछ नहीं करना पड़े। तो हर सरकार की रणनीति ये रहती है। अब उसमें राज में कभी कांग्रेस बैठ जाओ, कभी बीजेपी बैठ जाओ, दोनों की एक जैसी रणनीति, इसलिए जो कांग्रेस ही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले वो ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए उसमें गलत कुछ नहीं है। इसलिए आज बीजेपी ये काम कर रही है जो वो करते थे, इसलिए दोनों एक जैसे काम करेंगे तो ये क्या करेंगे ये अलग विषय है। हम क्या करेंगे, हमारा विषय स्पष्ट कि हम सब किसान मिलकर हमारी जो भावना है इनके अनुसार काम करेंगे, ये हमारा विषय है। तो उनका काम वो करेंगे पूजा, हमारा काम हम करेंगे। जी, लेकिन सर बात ये भी है कि ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता हुआ जा रहा है और राजनीति का भी इसमें काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भारत बंद का आह्वान किया गया था तब भी कई सारे राजनीतिक दल आपके साथ में आए थे, उसका काफी ज्यादा जो विपरीत प्रभाव था वो भी काफी ज्यादा पड़ा था। अगर आगे भी इस तरीके की जो चीजें सामने आती हैं तो क्या मुद्दा रहेगा किसानों का? पूजा जी सर, कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन में मान लीजिए 10 आदमी समर्थन देने आ जाए तो हमको लाठियां लेके बैठेगा कि समर्थन देने कैसे आगे हटो यहाँ से,
तो कोई भी यदि किसी के समर्थन बोलेगा तो बोलेगा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो कोई भी, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे गैर राजनीतिक हो, कोई भी अपना पक्ष रखेगा, अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं तुम नहीं आओगे? तो ये हम कह सकते हैं क्या? तुम नहीं बोलोगे, ये कह सकते हैं क्या? ये तो असमझने की बात है। तो संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है अपनी बात व्यक्त करने का, तो हम उसको व्यक्त करने से हम कैसे उसका अधिकार छीन लेंगे? और हमारे पास पावर क्या है तो हम उसका अधिकार छीन लेंगे। और बात ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने तो साफ कर दिया कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तो क्या अब जो किसान है, किसान संगठन है, वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं सरकार को जगाने के लिए या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए? पूजा, सरकार तो शुरू से ही कह रही है, जब ये अध्यादेश लेकर आई लोगों ने विरोध किया, फिर ये लोकसभा में बिल लेकर आए, तो लोकसभा में अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो, देश में चर्चा हो जाएगी, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा में लोगों ने कहा कि मत विभाजन कराओ, तो मत विभाजन नहीं कराया, ध्वनि मत उसको पारित कर दिया। इसलिए सरकार ने तो स्पष्ट पहले से कह रखा है, नई बात क्या है? ये सरकार की तो स्पष्ट ही है कि वो तो जिन पूंजीपतियों के हितों का पोषण करना चाहते हैं उनके लिए तैयार हैं, तो वो जो वो करेंगे वो उनका काम है। हमारा काम है, हम सत्याग्रह के माध्यम से हमारी बात कहेंगे, तो हम सत्याग्रही के रूप में काम करेंगे। सरकार हमारे बीच में शत्रुता नहीं है कि कोई भारत पाकिस्तान की सीमा थोड़ी है कि भाई सरकार ने कैसे कह दिया, हमने कैसे कह दिया। तो सरकार की बात सरकार कहेगी, हमारी बात हम कहेंगे, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे, शत्रुतापूर्ण व्यवहार न किसानों की तरफ से होना चाहिए न सरकार की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, कि जो व्यवहार है वो दोनों ही तरफ से नहीं होना चाहिए। शुक्रिया सर इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही राजीव आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, कई सारे किसान संगठन हैं वो आगे की रणनीति भी बना रहे हैं, और आगे की रणनीति काफी ज्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो फिर आंदोलन और ज्यादा व्यापक होगा। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।